नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक बेटी की ससुराल पहुंचे पिता ने बेटी की देखी ऐसी हालत तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। मीरा एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। घर में माता पिता, 4 बहन और एक भाई था। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और मीरा और उसकी छोटी बहन कुंवारी थी। अब रिश्ते में बनने की बारी मीरा की थी। मीरा के लिए कई रिश्ते देखे गए, लेकिन कुछ मीरा को तो कुछ मीरा के परिवार वालों को पसंद नहीं आए, क्योंकि मीरा में सिर्फ एक ही खराबी थी कि वह शरीर से थोड़ी भारी थी। बाकी मीरा देखने में लाखों में एक थी। देखते देखते एक रिश्ता पसंद आया। लड़का मध्यम वर्गीय परिवार से था। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से तो खानदान मीरा के परिवार से भी दवा था, लेकिन बाद में विचार से खानदान मीरा के पिता मोहन जी को उत्तम लगा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लड़का मोहन जी को पहली नजर में ही भा गया। लड़के का रंग रूप से जचता और उससे भी ज्यादा उसका हुनर देखकर उनकी तो जैसे नजर ही नहीं हटी। उनके बेटे को भी लड़का पहली नजर में जच गए। लड़के के परिवार में उसके पिताजी, 2 बहन और एक भाई था, जिसमें से एक बहन की शादी हो चुकी थी। मिला जुलाकर तीनों 20 से 25 हजार ले जाती थी, तो घर का खर्चा चलने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। मोहन जी को लड़के के पिता की एक बात मन ही मन बहुत खटक रही थी। वह यह थी कि वह अपनी लड़की की शादी के पहले रमन की शादी क्यों नहीं कर रहे थे। क्योंकि लड़की रमन से बड़ी थी, तो उन्होंने बात बात में प्रकाश जी से पूछ डाला, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा नहीं माने तो। नहीं, आप बोलिए, सामने से प्रकाश जी ने कहा। आप पहले अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि वह तो रमन से बड़ी है। तो प्रकाश जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, इन बच्चों की मां नहीं है। अगर बहू लाने से पहले बेटी को विदा कर देंगे तो हमें खाने की भी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात यह भी है कि एक बेटी जाएगी और एक बेटी आएगी तो घर आंगन भी हरा भरा हो जाएगा। एक लड़की के पिता को भी उनकी बात ठीक लगी। दोनों तरफ से सबसे अच्छा मुहूर्त देखकर सगाई पक्की कर दी गई। मीरा और उसकी मां भी रिश्ते से बहुत खुश थे, ये सोचकर कि लड़का भी बहुत अच्छा है और परिवार भी छोटा है। पैसों का क्या है, हुआ तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। ये तो लड़की का अपना भाग्य है। मीरा की मां और उसके पिताजी ने सोचा, सगाई और शादी के बीच सिर्फ 1 महीने का वक्त था। देखते देखते 1 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और वह शुभ घड़ी आ गई जब मीरा को अपने मायके छोड़ और ससुराल में बसेरा करना था। लेकिन शादी वाले दिन एक मुश्किल आन पड़ी थी। मोहन जी के दूर के रिश्तेदार से ये खबर मिली कि आपने मीरा का रिश्ता कहाँ कर दिया है। ये लोग एकदम अच्छे नहीं हैं। मेरी बेटी का घर उनके घर के ठीक बगल में है। प्रकाश जी का अपनी पत्नी के साथ भी व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं था। बीमारी की अवस्था में भी वह अपनी पत्नी से काम करवाते थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी इलाज के अभाव में ही चल बसी। उनकी पत्नी को दिल की बीमारी हो गई थी, जिनके इलाज के लिए 2 लाख लग गए थे, लेकिन उन्होंने रुपयों को ज्यादा महत्व दिया। दोनों बेटियों का भी अपनी मां के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। किसी भी काम में मदद नहीं करना और मुंह पर जवाब देना इन दोनों का स्वभाव है। हाँ, एक बात तो है, अच्छी है, वह कि मीरा बेटी की शादी जिस लड़के से हो रही है वह लड़का रमन बहुत ही भला और नेक है। ये सब सुनकर
मोहन जी एक बार तो गहरी सोच में पड़ गए कि अब करें तो क्या करें। सारे कार्ड बट गए, बारात आंगन में आने वाली है। अगर अब रिश्ता तोड़ते हैं तो पूरी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएंगे। और तो और इन सब का मेरी दूसरी बेटी पर भी असर पड़ेगा, फिर उसकी शादी में भी अड़चने आएंगी। यही सब उधेड़ बुन में मोहन जी चक्कर काट रहे थे, तभी मीरा की माँ वहां आ गई और कहने लगी, शादी का घर है और आप कोई काम करने के बजाय चक्कर क्यों काट रहे हैं। उन्होंने सारी बात अपनी धर्म पत्नी को बताई। एक बार तो मीरा की माँ भी परेशान हो गई कि क्या करे, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर ये तय किया कि जिसे शादी हो रही है वह लड़का ठीक है, तो वह अपनी बेटी के साथ कुछ भी अनैतिक नहीं होने देगा। ये सब सोचकर वह खुशी खुशी बारात के स्वागत की तैयारी करने लग गई। सजावट ठीक से हुई या नहीं, कैटरिंग वाले अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, वगैरह वगैरह देखते देखते शाम हो गई और बारात दरवाजे पर आ गई और सब बारात के स्वागत में लग गई। विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। अब विदाई होनी थी। मीरा की माँ बहनें और मीरा का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बेटी को विदा तो करना ही था और समाज की रीत को निभाना ही था। अगले दिन पग फेरे की रस्म थी, तो मीरा का भाई पहुंच गया अपनी बहन को लेने के लिए। मीरा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपने भैया को देखकर जल्दी जल्दी चप्पल पहनी और आ गई मायके, क्योंकि वह तो सुबह से ही चहक रही थी कि कब भैया आए और कब उसे लेकर जाएं। घर पहुंची नहीं कि माँ के सवालों की बौछार शुरू हो गई। ससुराल में सब कैसी है बेटा, सब ठीक तो है ना, तेरा ख्याल तो रखते हैं ना, तू ठीक तो है ना, तुझे किसी चीज की तकलीफ तो नहीं, वगैरह वगैरह। अरे माँ, कल रात ही तो गुजरी है वहां, आज सुबह तो तुम्हारे पास आ गई। अच्छा या बुरा समझने के लिए भी तो वक्त लगता है। तो माँ ने अपने भोलेपन से ठीक कहा, हाँ बेटी, पर मैं तो माँ हूं, तो बच्चे की एक पल की दूरी भी बेचैन कर देती है। अच्छा माँ, अब ज्यादा भावुक मत हो और ना मुझे करो, फटाफट ये बताओ कि खाने में क्या बनाया है, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं कितना भी टेस्टी खाना खा लूं, लेकिन आपके हाथों के बने खाने में जो बात है वह किसी में नहीं है। मैं तेरी पसंद की पकौड़ी, मूली की सब्जी, आलू की सब्जी और मिसी रोटी बनाई है। माँ ने कहा, वाह माँ, जल्दी से दे दो, बहुत भूख लगी है। फिर मीरा ने खाना खाया, सबसे जी भर के बातें की। इतने में सुबह से शाम हो गई। फिर रमन अपने भाई और दोस्तों के साथ मीरा को लेने आ गया। मीरा की माँ और मीरा तो इस तरह रोए जा रही थी जैसे फिर से विदाई हो रही हो। बस अब शुरू होने वाली थी मीरा के दुखों की घड़ी। सुबह सुबह मीरा उठी और ससुराल की पहली रसोई बनाई, लेकिन ये क्या, सुबह से 9 बज गए, 10 बजे और फिर 11 बज गए। अब तो इंतजार की इंतहा हो गई। अब मीरा ने अपनी ननद से पूछा, आज मासी नहीं आएंगी क्या? अब तो उनकी ननद ने ये नहीं बताया कि हमने मासी को छोड़ दिया, पता नहीं बीमार पड़ गई होंगी। मीरा के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और उसे काम में लगा दिया गया। उसने सारे बर्तन साफ किए, कपड़े धोए, झाड़ू किया। उसने सोचा भी नहीं शायद दीदी आएंगी और कहेंगी कि भाभी आप रहने दो, मैं कर लूंगी, अभी तो आपकी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह टस सी मस नहीं हुई। वो चुपचाप बैठी बैठी देखती रही। ससुर जी भी चुपचाप बैठकर देख रहे थे। ये नहीं कि अपनी बेटी को समझाएं कि जाकर अपनी भाभी का काम में हाथ बटाओ। मीरा रोती जा रही थी और काम करती जा रही थी। साथ ही साथ मन ही यही सोच रही थी
कि ये क्या आदमी के दो चेहरे हो सकते हैं। शादी से पहले तो पापा जी बेटी बेटी करते नहीं थकते थे और आज पहले दिन से ही उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। ननद ज्यादातर बदमाश होती है, ये तो सुना था, पर ससुर बदमाश हो ऐसा कम होता है। और रही बात रमन की, वह इन सब से अनभिज्ञ थे, क्योंकि उन्हें शादी के लिए जो 1 सप्ताह की छुट्टी दी वह खत्म हो गई थी। इसलिए वह तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। अब यह अत्याचार तो रोज का ही था। रोज वह इसी तरह काम करती रहती और दोनों बाप बेटी चुपचाप देखते रहती। इतना नहीं, उसे अपने मायके में फोन भी नहीं करने देते। जब भी फोन करने बोलती तो कहते कि तुम मिस कॉल दो, फोन में बैलेंस नहीं है। लेकिन मीरा बहुत स्वाभिमानी थी, उसे मिस कॉल देना अच्छा नहीं लगता था और जब फोन आता तब भी उसे खुलकर बात करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जहां भी जाती ननद जासूस बनी खड़ी रहती। इसके चाहते हुए भी वह अपनी व्यवस्था किसी से कह नहीं पाती। जब भी वह पूछती, बेटा तू ठीक तो है ना, वह अपनी मन से कह देती, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो ना, घर में सब ठीक है। ये कहकर वह फोन रख देती थी। लेकिन माँ का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है, क्योंकि ये एक माँ अपने बच्चों से कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन उसकी सिसकियों की आहट पहचान लेती है और फिर लड़के के पिता के स्वभाव से भी वाकिफ थी। इसलिए उसका दिल घबरा रहा था। तो उसने मीरा के बाबूजी से कहा कि मेरा जी बहुत घबरा रहा है, आप मीरा को ले आइए, मुझे लग रहा है कि वह बहुत तकलीफ में है। तो मीरा के बाबूजी ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आज तो बहुत रात हो गई है, मैं कल सुबह ही जाकर उसे ले आऊंगा। दूसरे दिन संजोग से रविवार था, तो मीरा के पिताजी ने सोचा कि फोन बिना किए जाते हैं, ताकि अचानक जाएंगे तो असलियत का पता चल जाएगा और आज दामाद जी भी मिलेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। मन ही मन यही सब सोचते हुए वह अपने बेटे के साथ मीरा की ससुराल जा पहुंची। सबसे पहले मीरा की हालत देखकर उसके पिताजी और भाई गुस्से से आग बबूला हो गए। मीरा के बिखरे हुए बाल, चेहरे पर पसीना और घबराहट और हाथ में पोंछा देखकर मीरा के पिताजी ने चिल्लाकर आवाज दी और कहा, ये क्या हाल बना दिया आपने मेरी बेटी का। मेरी फूल जैसी बच्ची 2 महीने में मुरझा गई है। आप लोग इसे नौकरों की तरह काम दे रहे हैं, इसलिए आप इसे जब भी भेजने को कहो कोई ना कोई बहाना करके मना कर देते हैं। वह आप ही थे ना जिन्होंने ये कहा था कि एक बेटी जाएगी और दूसरी बेटी आएगी। हमारे घर तो कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ खाना बनाने का काम है, बाकी सब काम के लिए मासी है। हम तो इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। क्या हुआ आपके खोखले आश्वासन का। इतना सब होने के बाद भी प्रकाश जी अपनी निर्जता से बाज नहीं आए और कहा कि मासी है, वह 2-3 दिन से बीमार है, इसलिए नहीं आई है। ये सब सुनते ही मीरा के सब्र का बांध टूट गया और वह एक छोटे बच्चों की तरह रोती बिलखती हुए अपने पिता और भाई के गले लगते हुए बोली, मैंने चुपचाप आज तक आपको और दीदी का अत्याचार सहा है, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ उस दिन से कुल्हू की बैल की तरह सुबह से लेकर रात तक अकेले सारा काम किया है। जब फोन पर बात करनी बोलती हूँ तो आप लोग बात नहीं करने देते। जब कभी मेरे मायके से भी फोन आता तो दीदी हर वक्त सर के ऊपर खड़ी रहती है। मैं तो अपने दिल की बात रमन को भी नहीं बता पाई, क्योंकि मैं अगर रमन जी को भी बताती हूँ तो उन्हें यही लगता है कि मैं उनके परिवार के खिलाफ भड़का रही हूँ। इसलिए अंदर ही अंदर घुटती रही। यहाँ तक कि जब भी मायके जाने की बात बोलती तो ये जवाब मिलता कि क्या कोई फंक्शन है तुम्हारे पीहर में। रोज रोज बेटियों का काम ही क्या है पीहर में।
अरे भगवान से डरे पापा जी। बेटी की दर्द व्यथा सुनकर मीरा के पिता ने कहा, बेटी अब एक पल भी तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। प्रकाश जी, ये एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने अपनी बेटी ब्याई है, बेचा नहीं है। उसके बाद मीरा के पिता ने माँ से पूछा कि दामाद जी कहाँ है। एक बार उनके भी राय जान लेना जरूरी है कि वह क्या चाहते हैं, क्योंकि इन लाचारी और छोटी सोच वाले लोगों के बीच करने के लिए अपनी फूल जैसी बच्ची को नहीं छोड़ सकता। तब मीरा ने कहा कि पापा, वह कंपनी के काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, आज वापसी है, बस आधे घंटे में पहुंच ही जाएंगे। ठीक है बेटा, चल हम बाहर ही इंतजार कर लेते हैं, हमें तो इन लोगों से घिन आती है। करीब 1 घंटे के इंतजार करने के बाद रमन वापस आए। आते ही रमन ने अपने ससुर जी और साले साहब के पैर छुए और पूछा, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, प्लीज अंदर आइए। तब मीरा के बाबूजी ने कहा, ये तो आप अपने पिताजी से पूछिए। तब रमन ने अपने पिताजी से पूछा, क्या किया है आपने, आखिर बात क्या है, बताएं, चुप क्यों खड़े हैं, बोलिए। ये क्या बोलेंगे बेटा, मैं बताता हूँ, इनका मुंह ही नहीं बोलने लायक। मेरी बेटी शादी करके आई है, उस दिन से आपके पिताजी और बहन दोनों मिलकर मीरा को प्रताड़ना दे रहे हैं। मीरा के आते ही उन्होंने काम वाली मासी को हटा दिया, और जब मीरा ने पूछा कि मासी क्यों नहीं आ रही हैं, तो कहने लगे मासी को हटा दिया है क्योंकि एक आदमी का खर्च भी तो बढ़ गया है, सारा दिन जानवरों की तरह उससे काम करवाया जाता है। इतना ही नहीं, कभी फोन पर बात भी नहीं करने दी, और जब कभी हम भी फोन करते तो उस समय भी कान लगाकर सारी बातें सुनते रहते हैं। ये बेचारी सारी व्यस्तता अकेले ही सहती रही, ना इसने आपको कुछ बताया और ना हमें बता पाई। आपको कुछ इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आप सुबह 9 बजे निकल जाते हो और रात के 11 बजे घर आते हो, और रविवार को भी अपनी बहन के लिए लड़के देखने निकल जाते हो। हमें भी ये सब मालूम नहीं चलता, लेकिन जब भी हम मीरा को भेजने की बात करते हैं तो आपके पिताजी बोलते कि आज उसकी ननद आई है, तो आज उसकी ननद की तबीयत खराब है, वगैरह वगैरह कहकर बहाने बना देते हैं। ये सब सुनकर रमन को बहुत खराब लगा। उसने मीरा से कहा, कम से कम तुम मुझे बता तो सकती थी, मुझे बहुत बार शक हुआ तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर, लेकिन जब भी पूछता तो तुम कहती नहीं, सब कुछ ठीक है। बस बहुत हो चुका मीरा, अब तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। पापा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लालची होने के साथ साथ इतनी छोटी सोच वाले भी हैं। माँ इलाज के अभाव में चल बसी, आपने पैसों की लालच में आकर माँ को भी खो दिया। बीमारी की हालत में भी उनसे काम करवाया। वह कहती रही कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आपने उनकी एक न सुनी। उस समय तो मैं बहुत छोटा था और कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी माँ को तो खो दिया, लेकिन अपनी पत्नी को आपके हाथों बलि नहीं चढ़ने दूंगा। मुझे तो शर्म आती है आपको अपने पिता कहते हुए। आपने मेरी पति का खर्चा जोड़ा, और हाँ, जाते जाते एक बात दीदी आपसे भी कहता हूँ, कम से कम ये एक औरत होने के नाते आपको तो अपनी भाभी की मदद करनी चाहिए थी। भगवान ना करे कि जो मीरा के साथ आपने किया कल आपके साथ भी ऐसा ही हो तो। मीरा, चलो अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ नहीं रहना। रमन मीरा को लेकर अपनी ससुराल चला गया। बाद में रमन ने किराए पर घर ले लिया। आज दोनों खुशी खुशी अपनी गृहस्थी चलाने लगी। दोस्तों, एक औरत कभी ननद, कभी भाभी, कभी माँ, कभी सास बनती है, लेकिन उन सब रूपों में ये क्यों भूल जाती है कि वह सबसे पहले एक औरत है। और अगर एक औरत ही औरत का सम्मान नहीं करेगी और औरत को नहीं समझेगी
तो हम पुरुषों से क्या अपेक्षा कर रखें। ननद को हमेशा याद रखना चाहिए कि आज जो अपनी भाभी के साथ करेगी, कल आपकी ननद भी आपके साथ वैसा ही कर सकती है। ननद और भाभी का रिश्ता तो दोस्ती का रिश्ता होता है, दिल का रिश्ता होता है। उसे प्यार से निभाएं और इस रिश्ते में कड़वाहट ना लाएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।